आम का अचार बनाने वाली चुड़ैल सास बहू। रात के समय एक गांव के शमशान घाट के नीचे एक भूत और चुड़ैलों की दुनिया थी, जहां पर सभी लोग अपना अपना खाना खा रहे थे। तभी अचानक से एक चुड़ैल अपनी सास से कहती है, क्या ये रोज रोज एक जैसा ही खाते रहते हैं हम लोग? वही हड्डी, वही मांस और वही खून। अरे कुछ खट्टा मीठा भी तो होना चाहिए ना। क्यों ना मैं इसके साथ आम का अचार बनाकर खाऊं, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तभी उस चुड़ैल की सास कमला चुड़ैल उससे कहती है, तुझे आम का अचार खाना है? मेरे पास तेरे लिए एक सुझाव है। अभी आम का सीजन चल रहा है, चारों तरफ गांव के पेड़ों पर आम ही आम लगे हैं। जाकर उन आमों को तोड़ ले। क्या कहा? आम का सीजन चल रहा है और चारों तरफ खट्टी खट्टी कैरी भी लगी हुई है। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इस बार तो मैं आम का बहुत ही बढ़िया अचार बनाऊंगी, लेकिन उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो आम का अचार बनाने की बहुत बड़ी गुरु हो, गुरु। और फिर भला एक शिष्य अपने गुरु को पीछे कैसे छोड़ सकता है? तेरे मुंह से मेरी इतनी सारी तारीफ मुझे हजम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं तुझे आम का अचार बनाने में मदद करूंगी। कमला के इतना कहने के बाद चुड़ैल और कमला दोनों शमशान घाट के नीचे से शमशान घाट के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद वो गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां उन्हें कई सारे आम के पेड़ भी दिखाई देते हैं। कितने सारे आम के पेड़ हैं यहाँ पर! अरे वाह, अब तो मैं आम का अचार बना कर ही रहूंगी। जल्दी से इन आमों को एक टोकरी में भर लेती हूँ। ऐसा सोचकर चुड़ैल आम के पेड़ों से आम तोड़ती है और उन्हें टोकरी में रख लेती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी सास कमला के साथ उन आमों से आमों का अचार बनाने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल अपनी सास के साथ कई सारे आम के अचार बना लेती है। तभी अचानक से कमला कहती है, अरे तूने अचार बना तो लिया है, लेकिन इसे धूप में सुखाएगी कैसे? अगर तूने इसे धूप में नहीं सुखाया तो अचार तो बन ही नहीं पाएगा। चिंता क्यों करती हो सासू माँ जी? यह अचार धूप में सूखेगा भी और हम लोग इस अचार को खाएंगे भी। अब देखती जा मेरा कमाल। चुड़ैल झटपट से गांव के खाली खेत में अचार की सारी बरनी रख देती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी सासू माँ से कहती है, कल जैसे ही धूप निकलेगी सबसे पहले मेरे अचारों के ऊपर पड़ेगी, जिसके बाद धीरे धीरे मेरा आम का अचार बिल्कुल पक जाएगा। लेकिन उसके लिए बस मुझे यहाँ अपने अचार की रखवाली करनी पड़ेगी। अरे लेकिन अगर कल गांव के लोग यहाँ आकर अचार चुरा के लेकर जाने लगे तो फिर क्या करेगी? फिर तो मैं उन्हें मार दूंगी, और अगर किसी ने मेरे अचार को हाथ भी लगाया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा अचार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हे भगवान, कुछ नहीं हो सकता इस बौड़म बहू का। इसको तो समझाना भी बेकार है। वैसे भी मैं क्यों इसके साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ? मैं तो अपनी कब्र में जाकर आराम से सोऊंगी। इतना कहकर कमला कब्रिस्तान के अंदर अपनी कब्र में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पूरी रात भर अपने अचार की बरनी की रखवाली करती रहती है। जैसे ही सुबह होती है, चुड़ैल खेत के पास वाले पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी बरनियों को देखती रहती है। क्या बात है, आखिरकार धूप निकल ही गई। अब मेरा अचार भी अच्छी तरह से पक जाएगा और मैं अपना आम का अचार खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल वहां पर अपने अचार के पकने का इंतजार करती रहती है। देखते ही देखते वह एक पुष्पा नाम की औरत अपने खेत में पानी डालने पहुंच जाती है। जैसे वो अपने खेतों में अचार की बरनी देखती है, वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, अरे ये क्या, मेरे खेत में इतनी सारी अचार की बरनियां कहाँ से आ गई? मैंने तो अपने खेतों में आम के पेड़ के बीज बोए थे, लेकिन यहाँ तो पूरी अचार की बरनी रखी है। एक ही रात में ये कैसा कमाल हो गया। तभी वहां पर प्रमोद गांव के कुछ लोगों को लेकर पहुंच जाता है और पुष्पा से कहता है, अरे ओ पुष्पा की बच्ची, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने मेरे खेतों से सारे आम चोरी करके उनका आम का अचार डाल दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करती, मेहनत करनी बस की नहीं है क्या तेरे? अरे भाई साहब, ये कैसा झूठा इल्जाम लगा रहे हो तुम मेरे ऊपर? भला मैं क्यों तुम्हारे आम के खेत से चोरी करूंगी? तो फिर क्या तेरे भूत ने इन आम के अचार की बरनियां तेरे खेत में रखी हैं? बस मुझे इतना बता दे कि इतने सारे आम के अचार के लिए आम आया कहाँ से? अरे भाई साहब, मैं खुद नहीं जानती कि ये बरनियां आई कहाँ से। मैं तो बस अपने खेत में पानी देने आई थी, लेकिन तभी मेरी नजर इन बरनियों के ऊपर पड़ी जिनके अंदर अचार है। गांव के लोगों को आपस में एक दूसरे से बहस करते हुए देख चुड़ैल को बहुत मजा आ रहा होता है और वो अपने आप से कहने लगती है, ये तो बहुत मजेदार है। गांव के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सब तो मेरी सासू माँ जी को भी देखना चाहिए। अभी उन्हें बुलाती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से अपनी सासू माँ को बुला लेती है और उनसे कहती है, देखो तो सही सासू माँ जी, हमारे बनाए हुए आम के अचार के पीछे ये गांव के लोग कितनी बुरी तरह आपस में बहस कर रहे हैं। मुझे तो इन्हें देखकर बहुत मजा आ रहा है। हाँ सही कह रही है तू, देखकर तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ध्यान रख कहीं ये गांव वाले तेरे अचार की बरनियां उठा कर ना ले जाएं।
वे दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी प्रमोद पुष्पा से कहता है, अच्छा तो ये बात है। अगर तू कहती है कि अचार तेरा नहीं है तो मैं इन सभी अचार की बर्नियों को उठाकर लेकर जा रहा हूं। इससे मेरे चोरी के आमों का कुछ तो मुनाफा होगा ही। इतना कहकर प्रमोद पुष्पा के खेत के अचारों को उठाने लगता है। जैसे ही चुड़ैल की नजर उसके ऊपर पड़ती है, चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है और उससे कहती है, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अचार की बर्नियों को हाथ लगाने की? अभी रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल प्रमोद को उसकी गर्दन से पकड़ती है और हवा में उठा लेती है। चुड़ैल, अरे मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मार रही है? तूने मेरी अचार की बर्नियों को हाथ लगाया, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगी। चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही बुरी तरह डर जाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल प्रमोद को अपनी शक्तियों से जान से मार देती है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गए हमारे गांव में? ऊपर से ये चुड़ैल हम लोगों से अचार के लिए लड़ रही है। तभी चुड़ैल की सासू माँ आ जाती है और गांव के लोगों से कहती है, कहाँ तक भागोगे? तुम लोगों ने हमारे अचार को छूकर बहुत ही गलत किया है। हमने पूरी मेहनत से इस अचार को बनाया था और तुमने इसे छूकर खराब कर दिया। अब देखो मैं और मेरी बहू तुम्हारा क्या हाल करती हैं। इतना कहकर कमला और उसकी बहू दोनों गांव में भौचाल मचाने लगती है। वो दोनों गांव के लोगों को पकड़ती है और उन्हें मारने लगती है। जैसे ही वो सबको मार देती है, कमला अपनी बहू से कहती है, आखिरकार रात के भोजन की तैयारी हो ही गई। अब बस हमारा अचार धूप में और सूख जाए। दोनों सास बहू चुड़ैल आपस में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं कि तभी वहां पुष्पा एक अघोरी बाबा को लेकर पहुंच जाती है। अरे चुड़ैल की बच्चियों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तेरी धमकियों से हम दोनों नहीं डरेंगे। अच्छा तो तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर अघोरी बाबा अपने झोले से पवित्र गंगा जल निकालता है और उन दोनों चुड़ैलों के ऊपर छिड़कते हुए एक मंत्र का जाप करने लगता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। अघोरी के मंत्र पढ़ते ही दोनों चुड़ैल आग में जलने लगती हैं। देखते ही देखते उन दोनों को वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और गांव चुड़ैल के साए से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जूते बनाने वाले भूतिया भाई बहन। हर रोज की तरह आज भी हरिराम अपनी छोटी सी मोची की दुकान पर लोगों के जूते पॉलिश कर रहा था। तभी अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। हरिराम के जाने से उसके दो छोटे बच्चे और उसकी पत्नी संजना अकेले पड़ जाते हैं। वो बहुत रोते हैं। जैसे तैसे घर का खर्चा एक हफ्ता तो चल जाता है, लेकिन फिर घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता। तभी उसका 12 साल का बेटा अब है और 14 साल की माँ ही कहती है, माँ आप ऐसे परेशान मत हो। मैं सोच रहा हूँ मैं पापा की दुकान खोलकर मोची का काम करूँ, उससे पैसे आ जाएंगे तो हमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, अभय सही कह रहा है। मैं भी उसके साथ दुकान पर चली जाती हूँ, क्योंकि हम दोनों तो पापा के साथ ही रहा करते थे। हम कर लेंगे। पर बेटा तुम दोनों तो बच्चे हो, आना जाना कैसे करोगे? माँ फिक्र मत करो, दीदी है ना मेरे साथ। हम दोनों शाम को आ जाया करेंगे। ठीक है बेटा, पर ख्याल रखना। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों हरिराम की दुकान भगवान का नाम लेकर खोलते हैं। तभी 2-4 ग्राहक उनसे जूते पॉलिश कराने आते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर जूते पॉलिश करने लगते हैं। अरे देखा दीदी, दुकान खोलते ही बोनी हो गई। हाँ अभय, देखना अब हम माँ को और परेशान नहीं होने देंगे। माँ का बहुत ख्याल रखेंगे। बस ऐसे ही हमारी दुकान चले। आप चिंता मत करो दीदी, ऐसे ही चलेगी। अरे मेरा जूता पॉलिश हो गया है क्या? तो दे दो। जी साहब, ये ले लीजिए। अरे मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? हाँ आंटी। अभय उस औरत की चप्पल ठीक कर देता है। इस तरह दोनों सुबह से लेकर शाम तक बहुत चप्पल जूते ठीक करते हैं और शाम को घर आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ देखो हम आ गए, जरा अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। पर हुआ क्या? अरे माँ करो तो सही। अपने बच्चे की बात सुनकर संजना जैसे ही अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करती है तो दोनों बच्चे उसके हाथों में मुट्ठी भरकर पैसे रख देते हैं, जिसे देखकर वो कहती है, अरे बेटा इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कैसे आए? बस माँ, भगवान की मेहर है।
दुकान खोलते ही एक के बाद एक ग्राहक आए जा रहे थे। उसी से हमने आज बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए। अब आप इससे अच्छा अच्छा खाना बनाना, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे अपने पिता के जाते ही इतने जिम्मेदार हो जाएंगे, पता नहीं था। ये कहकर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खाते हैं, फिर बच्चे माँ की गोद में सो जाते हैं। अगले दिन फिर से दुकान पर जाते हैं तो एक लड़की अपनी महंगी सी सैंडल लेकर आती है जिसमें हीरे जैसे नग लगे हुए थे, और वो कहती है, अरे बच्चों, क्या तुम मेरी ये सैंडल ठीक कर दोगे? देखो ना, कोई भी मोची वाला नहीं कर पा रहा है। अरे दीदी, मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ, आसान है। और ध्यान से करना, मेरी फेवरेट सैंडल है। दीदी आप परेशान मत हो, मेरा भाई अच्छे से कर देगा। कुछ ही मिनटों में अभय उस लड़की की सैंडल को अच्छे से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, तुमने तो मेरी सैंडल पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत कर दी है। पैसे कितने हुए बताओ? पता है 5-6 मोचियों ने जोड़ने से मना कर दिया था। 10 रुपए दीदी। ये लो 100 रुपए। अरे दीदी, ये तो बहुत ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। अच्छा तो ये लो, पैसा रख लो, कभी खाए नहीं होगी तुम्हें ये मेरी तरफ से है। थैंक यू दीदी। घर जाकर बच्चे संजना के साथ उस पिज्जा को खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे बच्चों, ये सब्जी वाली रोटी बहुत मोटी है लेकिन स्वादिष्ट है। अरे माँ, इसे पिज्जा कहते हैं, खाओ खाओ, और है। इस तरह दोनों बच्चे खूब मेहनत से मोची की दुकान संभालते हैं। लेकिन एक दिन जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो एक ब्रेक फेल कार उन दोनों को कुचल देती है, जिसके बाद दोनों बच्चों के सिर से बहुत खून निकलता है और वो उठकर अपनी माँ के पास जाते हैं जो खाना बना रही थी। माँ, देखो ना, हमें कितनी जोर की लग गई है, हमारे सर से खून निकल रहा है। हाँ माँ, इधर देखो, आपके दोनों बच्चों के कितना खून बह रहा है। माँ सुनो ना। दीदी, माँ हमारी बात क्यों नहीं सुन रही? ये बच्चे आए क्यों नहीं अभी तक? इतनी देर हो गई। माँ, हम तो कब से आपके आगे हैं, आप देखिए, हमें आप सुन भी नहीं रही है। इतने में गांव का चंपक भागते भागते संजना के पास आता है और कहता है, अरे संजना, गजब हो गया, गजब, जल्दी अपने बच्चों के पास चल, उन्हें गाड़ी वालों ने कुचल दिया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। पति तो पहले ही छोड़कर चला गया और अब बच्चे भी चले गए क्या? माही, ये माँ क्या कह रही है? तभी भागती हुई संजना अपने दोनों बच्चों की लाश को अपने सामने पाती है और बहुत फूट फूट कर रोती है। तभी दोनों बच्चों को पता चलता है कि वो मरकर भूत और चुड़ैल बन चुके हैं। अबे, ये क्या हो गया? हमें तो लगा कि हमारा नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ, लेकिन यहाँ तो हम दोनों मर चुके हैं। इसीलिए माँ हमारी कोई बात नहीं सुन पा रही थी, ना वो हमें छू पा रही थी। अब क्या होगा दीदी? माँ कैसे रहेगी हमारे बिना? देखो कितना रो रही है वो, और घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरे मेरे बच्चों को कोई जिंदा कर दो वापस। क्यों भगवान, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अब किसके सहारे जीऊं मैं? मार डालो मुझे भी। कहते कहते संजना बेहोश हो जाती है और बच्चों की आत्मा अपनी माँ को किसी तरह घर ले आती है, जहाँ उसके हाथ पैर सहलाते हैं, सिर पर ठंडी पट्टी रखते हैं, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। 2-4 दिन संजना अपना गुजार कर लेती है, लेकिन फिर पैसे खत्म हो जाते हैं, खाने को कुछ नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने भाई से कहती है, भाई, माँ परेशान हो रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। करना क्या है? हम उसी मोची की दुकान पर अपना रूप बदल कर काम करेंगे। बस भगवान इतनी सी कृपा कर दे हम पर। ये बोलते ही उन पर एक रोशनी आती है और मोची की दुकान खोलकर जूते चप्पल पॉलिश करने लगते हैं, जिसके बाद लोग आकर उनसे अपने जूते चप्पल ठीक कराते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता और जो पैसे इकट्ठे होते हैं वही अपने माँ के पल्लू में बांध देते हैं। तभी संजना को अपना पल्लू भारी लगता है और जब वो खोलती है तो कहती है, अरे इतने सारे पैसे मेरे पल्लू में कहाँ से आए? शुक्र है मुझे पैसे मिल गए, इस समय कुछ तो खाऊंगी
वरना जीने की चाहत तो खत्म ही हो चुकी है। इस तरह संजना खाना बनाकर रोते हुए खाती है तो उसके बच्चे देखकर कहते हैं, भाई माँ खाना खा रही है, देखकर खुशी हुई, लेकिन वो हमारे कारण रो भी रही है। इससे दिल में बहुत दुख हो रहा है। ये तो सच कह रही हो आप दीदी, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं हम। काश हम माँ के आंसू पहुँच पाते। हाँ भाई। वक्त बीतता है। दोनों बच्चे मोची की दुकान पर भूत और चुड़ैल होने के बावजूद भी लोगों की चप्पल ठीक करके पैसे लाकर अपनी माँ के पल्लू में बार बार रख दिया करते थे। बार बार पैसों के मिलने से संजना असमंजस में पड़ जाती थी। वहीं एक दिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी तो घर का सारा काम दोनों भूतिया बच्चे मिलकर करते हैं। माही बर्तन धो रही थी, अभय कपड़े सुखा रहा था। तभी संजना उठकर रसोई में आती है। अरे ये बर्तन हवा में कैसे धुल रहे हैं, वो भी अपने आप। और ये क्या, कपड़े भी सूख रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कौन है, कौन है? सामने आओ। तभी उसके दोनों बच्चे सामने आ जाते हैं। माँ, हम दोनों हैं जो आपकी अब तक मदद कर रही थी। हाँ माँ, हम आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते, पर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे, बहुत याद आती है तुम्हारी। इस तरह दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ जिंदगी भर यूं ही रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। एक बहू की 4 चुड़ैल सास। मैं रंजू को माफ नहीं करूंगी। मैं उसको उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाऊंगी। उसकी गलती का एहसास सिर्फ तू ही नहीं बल्कि हम भी दिलवाना चाहते हैं। आखिर उसको ये एहसास तो होना ही चाहिए ना कि उसने अपनी सासों के साथ कितना गलत किया है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारा बेटा एक लड़का था, लेकिन इस डायन ने तो हमसे हमारा इकलौता बेटा भी छीन लिया। कोई बात नहीं, अब तुम तीनों शांत हो जाओ। जब वो आएगी तब हम अपना काम शुरू करेंगे, समझी तुम सभी? सारी चुड़ैल अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कर देती हैं और कुछ समय बाद जब रंजू बाहर से अपने घर में आती है तो वो खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो अपने पति रोहन जी के लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। इतना कहकर रंजू खाना बनाने लगती है कि तभी किचन की लाइट ऑटोमेटिकली चली जाती है। सिर्फ और सिर्फ किचन की लाइट को जाते हुए देख वो थोड़ी हैरान हो जाती है और हैरानी के साथ वो खुद से बोलती है, अरे ये क्या, मैंने तो बिजली का बिल पूरा भरा था, लेकिन यहाँ लाइट क्यों गई? बाहर हॉल की तो लाइट गई नहीं है। मैं इस बिजली वाले को फोन करके बहुत ही अच्छे से सुनाने वाली हूँ। वो खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसको एक आवाज आती है। तू बिजली वाले को फोन करके सुनाए। अरे उसको सुनाने के लिए तेरे पास तेरा फोन बचेगा, तभी तो तू सुनाएगी ना। आवाज सुनकर रंजू बहुत ही डर जाती है और कांपते हुए बोलती है, कौन है, कौन है यहाँ पर? और मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? रोशन जी, रोशन जी क्या आप हैं? वो ये खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने रंजू की 4 चुड़ैल सास आ जाती है और अपनी 4 चुड़ैल सासों को देख रंजू बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और रोते हुए बोलती है, सासू माँ, तुम तो मर गई थी, तो तुम जिंदा कैसे हो गई? अरे मूर्ख, हम मर गए थे, लेकिन अब हम मामूली इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल हैं। चुड़ैल, क्या तुझे हमारा रंग रवैया देखकर पता नहीं चल रहा कि हम एक चुड़ैल हैं? सासू माँ, आपका रंग रवैया देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि आप मरी हुई हैं, लेकिन आप मरने के बाद वापस कैसे आ सकते हैं? क्यों, हम वापस क्यों नहीं आ सकते? तू हमें मार सकती है लेकिन हम वापस नहीं आ सकते? ऐसा नहीं हो सकता क्या? सासू माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो ना प्लीज, मुझे छोड़ दो। रंजू अपने दोनों हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके अपनी 4 सासों से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी कि तभी वहां पर रोहन आ जाता है और उसे हाथ से हिलाते हुए बोलता है, रंजू, रंजू, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह इतनी घबराई और डरी हुई क्यों? रोहन जी, यहाँ पर आपकी 4 माँ हैं, वो मुझे मार देंगी, मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर मेरी 4 माँ तुम्हें कैसे मार सकती हैं? वो तो खुद इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी माँ के बारे में इस तरह मत बोलो तुम। लेकिन रोहन, मैं सच बोल रही हूँ, वो मुझे मारने के लिए आई थी और वो मुझे मार देंगी, मुझे बचा लो रोहन, मुझे बचा लो। अरे बस भी करो रंजू, बहुत हुआ अब। इतना कहकर रोहन गुस्से से वहां अपने कमरे में चला जाता है।
जिसके बाद रोहन के कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर रोहन खुद से बोलता है, अरे लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है ये? वो खुद से ये सवाल कर ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसके सामने आती है और उससे बोलती है, अरे बेटा, ये मैं हूँ, देख तो जरा, तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। अपनी माँ को चुड़ैल के रूप में देख वो डरते हुए अपनी माँ से बोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि रंजू सच बोल रही थी, आप सच में यहाँ पर हैं, आप तो चुड़ैल हैं, इसका मतलब आप सच में मेरी रंजू को मारना चाहती हो। आखिर क्यों माँ, क्यों आप चारों ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, हम तेरे सामने तेरी रंजू की सच्चाई लाना चाहते हैं। अरे बस भी करो, कैसी सच्चाई? तुम्हें तो अपने बेटे से प्यार ही नहीं था, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चली गई, आत्महत्या कर ली तुम चारों ने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर तुम्हारे लाडले बेटे पर क्या गुजरेगी। बस करो बेटा, बस करो, तुम्हें हम गलत लग रहे हैं। रुक, मैं तुझे तेरी ही पत्नी से सच्चाई उगलवाऊंगी और तुझे तेरी पत्नी का सच दिखाऊंगी। इतना कहकर सभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद वो चारों रंजू के पास पहुँच जाती हैं और उसको डराने लगती हैं। चुड़ैल कभी रंजू को हवा में उड़ा देती है और हवा में उड़ाते हुए सोफे पर पटक देती है, तो कभी घर की टीवी चलाकर उसे खूब जोर जोर से डराने लगती है। डरते हुए रंजू कहती है, मुझे छोड़ दो माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं रोहन के प्यार में अंधी हो गई थी। क्या हम तुम्हें रोहन से अलग कर रहे थे, जो तुमने हम चारों को हमारे बेटे से दूर कर दिया? तुमने हमारे इकलौते बेटे को हमसे दूर कर दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने हमारी जान कैसे ली? बताती हूँ मम्मी जी, जब आप मुझसे मेरी पहली रसोई करवा रही थी तब मैंने देखा रोहन आप सभी चारों के कुछ ज्यादा ही करीब थे। अगर मैं उनसे कभी भी कुछ भी मंगवाया करती तो मेरी ना सुनकर आप सभी की सुना करते थे। यदि मेरे लिए कुछ ला दे तो वो आप लोगों के लिए भी लाते थे। मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैंने आप सभी को भगवान के पास पहुंचाने की सोच ली और शाम के खाने के वक्त आप चारों के खाने में जहर मिला दिया। जैसे ही आप चारों ने खाना खाया वैसे ही आपकी मौत हो गई। इस तरह इस घर के साथ साथ मैंने रोहन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। रोहन दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब सुन लेता है, जिसके बाद वो वहाँ आ जाता है और रंजू को एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोलता है, रंजू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी माँ को मारोगी। अरे मैं तो सोचता था कि मेरी माँ गलत है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गलत मेरी माँ नहीं बल्कि तुम गलत हो। मुझे माफ कर दो रोहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरे किए पर बहुत ही पछतावा है, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनते ही रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे धक्का मारते हुए अपने घर से निकाल देता है। ये देख उसकी चारों चुड़ैल माँ रोहन के सामने आती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा रोहन, ये जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है। माँ, मैंने इस डाइन के चलते आप लोगों को खो दिया, मैं इसको कभी जिंदगी में माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुझे माफ करना होगा बेटा, अपनी इन मासूम माँ की बात मान ले, जिसने तुझे इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और तेरी शादी करी। वो तेरी पसंद नहीं थी बल्कि हम सभी की पसंद थी, इसलिए तू हमारी पसंद को इस तरह मत ठुकरा। ठीक है माँ, आप सभी के कहने पर इस डाइन को मैं अपनी पत्नी का दर्जा देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर रोहन रंजू को अपना लेता है, जिसके बाद रंजू और रोहन खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो चारों चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती हैं। रंजू भी अब बिल्कुल सुधर चुकी थी, वो अब किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया करती। शिवानी चुपके से रात के अंधेरे में शाहिद से मिलने खंडहर में आई थी। इंतजार करते हुए वो बोलती है, शाहिद, कब आओगे तुम और कितना इंतजार करूं? उसी वक्त हांफते हुए शाहिद उसके पास आता है और कहता है, शिवानी मुझे माफ कर दो, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं शाहिद। शाहिद, कब तक ऐसे छुपकर मिलते रहेंगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चलो हम यहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं शिवानी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सबके सामने और सबकी मंजूरी से निकाह करेंगे। शायद तुम पागल हो रहे हो। तुम जानते हो ना तुम्हारे घर वाले कैसे हैं और मेरे घर वाले कैसे हैं, और वो तो गांव वालों के कहने पर ही चलते हैं, हमारी नहीं सुनेंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मना भी लूंगा फिर। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी किसी गांव वालों को इनके बारे में भनक लग जाती है, जिस वजह से वो हाथों में मशाल लिए उनके पास आते हैं और कहते हैं,
ना मुराद, ये क्या गुस्ताखी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे इस तरह के गले लगाने की? दुस्साहसी, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? देर रात खंडहर में इस तरह मिलते हुए। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें देखकर गांव के दूसरे लड़का लड़की बिगड़ गए तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? हाँ पंडित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दोनों को यहाँ से दूर भेजना होगा। जाओ, इन लोगों को अलग करो। ऐसा कहकर पंडित और मौलवी सलाह मशवरा कर उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों कहते हैं, नहीं नहीं शाहिद, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। प्लीज मुझे उसके साथ रहने दीजिए। शिवानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ही हूं मैं। छोड़ो मुझे, शिवानी के पास जाने दो। प्लीज मेरे शाहिद को मुझसे अलग मत करो, उसे मेरे पास ही रहने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी शिवानी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों हाथ छुड़ाकर एक दूसरे से फिर से गले लग जाते हैं। मौलवी को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो शाहिद को कहता है, तूने हमारी कौम को बदनाम किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे सजा दे कि तू एक भेड़िया के रूप में अपना जीवन व्यतीत करे। नहीं नहीं मौलवी साहब, ये आपने क्या कह दिया? मेरे शाहिद को भेड़िए बनने की बदुआ दी थी। क्यों, आखिर क्यों कहा आपने ऐसा? शिवानी घर चलो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं अपने शाहिद को छोड़कर। वो पंडित शिवानी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शिवानी उसकी एक भी नहीं मानती। गुस्से में आकर वो अपने आदमियों से उस पर गोली चलवा देता है, जिसके बाद शिवानी मर जाती है। इतने में शाहिद भेड़िया बन जाता है और गुस्से से वो और भी ज्यादा खूंखार बन जाता है, जिसकी पीली जंगली जैसी आंखें, लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून होते हैं और अपने आक्रामक रूप में आकर वो एक एक करके लोगों को अपने पंजे से मारने लगता है। भेड़िए का गुस्सा शांत नहीं होता, जिसके बाद वो गांव के लोग उसे जंजीरों में जकड़कर बड़ी मुश्किलों के साथ एक गुफा में ले जाते हैं और बड़े पत्थर से उस गुफा को बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो भेड़िया उस गुफा में कैद हो जाता है। वहीं कुछ देर बाद शिवानी की आत्मा एक चुड़ैल के रूप में आती है और कहती है, इन लोगों ने मेरे शाहिद और मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक एक करके उस गांव के लोगों को मार डालूंगी, पर उससे पहले मुझे मेरे शाहिद को ढूंढना पड़ेगा। चुड़ैल आसपास हर जगह देख लेती है, लेकिन उसे शाहिद कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक से उसकी नजर जमीन पर भेड़िए के पैरों के निशान पर पड़ती है। उन निशानों का पीछा करते हुए वो उस गुफा तक पहुंच जाती है और कहती है, शाहिद, शाहिद, तुम यहाँ इसी गुफा में हो ना? बोलो। अब मुझे किसी भी तरीके से इस बड़े पत्थर को हटाना होगा। अरे, मैं तो भूल ही गई, मैं एक चुड़ैल हूँ और अब मुझ में शक्तियाँ हैं। चुड़ैल इतना कहते ही अपनी शक्तियों से उस गुफा के बड़े पत्थर को हटा देती है और सामने अपने प्यार भेड़िए को देखकर कहती है, शाहिद, शाहिद, ये तुम्हारा क्या हाल बन गया? उन गांव वालों ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम परेशान मत हो शिवानी, गांव वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। उनकी वजह से तुम चुड़ैल और मैं भेड़िया बन गया, लेकिन अब ये गांव वाले चुड़ैल और भेड़िए के आतंक और प्यार दोनों को एक साथ देखेंगे। हाँ, वैसे तुम भेड़िया बन के बहुत डरावने और गंदे लग रहे हो। इतने बड़े नाखून हैं तुम्हारे और दांत भी। चुड़ैल धर्राटे काट रही है। खुद को देखा है? खुद तो इतनी डरावनी चुड़ैल जैसी काली आंखें और लंबे नाखून वाली बन गई हो, उसका क्या? ओहो, मैं चुड़ैल जैसी नहीं, मैं चुड़ैल ही हूँ, समझे भेड़िए? तुम जैसी भी हो चुड़ैल जानू, मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। तो तुम क्या समझते हो, मैं क्या अपने खूंखार जानवर वाले भेड़िए से प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती हूँ अपने जानू भेड़िए से। तुम तो चुड़ैल बनने के बाद भी नहीं सुधरी। भेड़िए जानू, वो प्यार ही क्या जो मरने के बाद बदल जाए। सही पकड़ी हो चुड़ैल। अच्छा, क्या बोला तुमने मुझे? इतनी जोर का पंजा मारती हो जानू, मैं तो मजाक कर रहा था।
तुम चुड़ैल थोड़ी हो। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और अगले दिन दोनों गांव में जाकर लोगों को मारने लगते हैं। कभी चुड़ैल लोगों को मारकर खा रही थी तो कभी भेड़िया उनके घर को तहस नहस कर रहा था। किसी की साइकिल को हवा में उछाल देता तो कभी किसी इंसान को। भेड़िया एक एक करके गांव के लोगों को अपने पंजे से मार डालता है और कहता है, गांव में क्या हाल मचा दिया है तुम लोगों ने। जो हमारे साथ किया उसकी सजा लोगों को मिल रही है। हाँ, करिए दो प्यार करने वालों का अलग, नहीं करते तो आज गांव इस हाल में ना होता। गांव में भेड़िया और चुड़ैल के आतंक का खौफ फैल जाता है, जिसके बाद मौलवी और पंडित कहते हैं, लगता है शिवानी चुड़ैल बनकर गांव में कहर मचा रही है। हाँ, और शायद भेड़िया बनकर। हमें कैसे भी करके इन दोनों को रोकना होगा, क्योंकि दोनों की शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। एक पर काली शक्तियों की ताकत है तो एक पर भेड़िए की। आप सही कह रहे हैं मौलवी साहब, हम दोनों को इन्हें पकड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर बाद पंडित अपने मंत्रों से चुड़ैल को एक घेरे में बंधक बना लेता है। चुड़ैल तड़पने लगती है, तभी उसकी रोने की आवाज सुनकर भेड़िया उसके पास खींचा चला आता है और कहता है, किसने मेरी शिवानी को कैद कर रखा है? छोड़ो उसे, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। शायद देखो ना, इन्होंने मुझे बांध दिया इस घेरे में से वो मुझे निकलने भी नहीं दे रहे हैं। चुड़ैल की यह आवाज सुनकर भेड़िए को गुस्सा आता है और वो जोर से गरजता है। उसके मुंह से इतनी तेज आंधी आती है कि पंडित और मौलवी का बनाया हुआ घेरा मिट जाता है, जिसे चुड़ैल बाहर आ जाती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें आकर मारने लगते हैं तो भेड़िया एक की गर्दन को पकड़कर खा जाता है। वहीं चुड़ैल भी अपने हाथ एक आदमी की गर्दन को दबोच लेती है। उसी वक्त पंडित और मौलवी दोनों के गले में एक मोटी रस्सी का फंदा डालते हैं और खींचकर अलग करने लगते हैं। तभी भेड़िया कहता है, इस बार तुम दोनों दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए तुम्हारी इन मामूली रस्सियों से कुछ नहीं होगा। भेड़िया और चुड़ैल अपनी ताकत से उन्हीं को अपनी ओर खींचकर छोड़ देते हैं, जिसे पंडित और मौलवी दूर जाकर गिरते हैं। तभी दोनों एक साथ मिलकर अपने पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उन पर एक जलती हुई लकड़ी से वार करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल और भेड़िया मर जाते हैं, लेकिन उनका प्यार अमर रहता है, जो मरने के बाद भी उन्होंने निभाया था। इस तरह गांव वालों को भी चुड़ैल और भेड़िए से मुक्ति मिल जाती है। भूतिया स्कूल। सुनो जी, इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? हाँ, पूरे 2 साल बाद स्कूल खुलने जा रहा है। प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है कि कल सुबह उन्हें स्कूल चमकता हुआ चाहिए। इतने बड़े स्कूल को साफ करने में रात भी कम है, इसीलिए जा रहा हूँ। श्याम रात के अंधेरे में स्कूल चला जाता है, जहाँ एकदम सन्नाटा देखकर वो कहता है, 2 साल में ही स्कूल की दशा एकदम खंडहर जैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे जन्म से यहाँ परिंदे ने भी पर नहीं मारा। वापस लौट जाऊं क्या? पर अगर वापस गया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। स्कूल के अंदर आकर अंतिम छोर में बने सफाई कर्मचारी के कमरे को जैसे ही खोलता है, सैकड़ों चमगादड़ की टोली शोर मचाते हुए बाहर निकलते हैं। फिर वो डर कर कहता है, ये चमगादड़ तो वहीं बसेरा बनाते हैं जहाँ बुरी शक्तियाँ होती हैं। कहीं स्कूल भूतिया तो नहीं बन गया? लगता है मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर वो ध्यान भटकाकर बाल्टी और झाड़ू उठाकर सफाई करना शुरू करता है और कुछ क्लासरूम की सफाई करने के बाद वो थक कर कहता है, अरे मैया, अभी तो आधा क्लासरूम भी साफ नहीं किया और हाथ पैर अभी से ही जवाब दे रहे हैं। कमर भी अकड़ गई है, थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। अचानक बाल्टी के पानी में तेजी से बुलबुले उठने के साथ पानी का रंग एकदम से लाल हो जाता है और जमीन पर पड़ी झाड़ू भी हवा में उड़ने लगती है, जिसे देख थर्राते हुए कहता है, ये पानी खून में कैसे बदल गया और ये झाड़ू आसमान में कैसे लहरा रही है? ये कुछ तो गड़बड़ है, ये स्कूल भूतिया बन चुका है। फिर एक शैतानी हंसी क्लासरूम के चारों ओर गूंजने लगती है और एक चुड़ैल प्रकट होकर क्लास की दीवार पर चलते हुए कहती है, डिक टक डिक टक टिक टक टिक टक। चुड़ैल उसे अपने भयानक कारनामों से डराने लगती है और श्याम तेजी में स्कूल के बाहर भागने लगता है।
चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ खड़ी होती है और श्याम चुड़ैल को इतने करीब देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर जब सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं बचा कैसे? वो चुड़ैल तो एकदम सामने थी। मुझे बाद में वक्त जाया करने के बजाय गांव जाकर सबको बताना होगा कि स्कूल भूतिया बन चुका है। श्याम दौड़कर गांव आकर सभी को इकट्ठा करता है। तभी धनिया कहती है, श्याम, का बात के खातिर हम सबन के यहाँ बटोरे हो? अरे धनिया भौजाई, कोई भी अपने बच्चों को स्कूल मत भेजना, स्कूल भूतिया हो गया है। अरे श्याम, बौरा गया है। महामारी और तालाबंदी के 2 साल बाद स्कूल खुला है। तू भूत प्रेत का जिक्र करके बच्चों का भविष्य खराब करना चाहता है क्या? अरे चलो सबन, आज से बच्चन का स्कूल भेजे के है। मैं सच कह रहा हूँ, वो स्कूल भूतिया बन चुका है। स्कूल भेजकर तुम सभी अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। श्याम के लाख चिताने पर भी सभी उसकी बात को नजरअंदाज करके अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और वो चपरासी के कपड़े पहने स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में आकर कहता है, साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी थी। मैंने तुम्हें कल वार्निंग दी थी कि स्कूल अच्छे से साफ होना चाहिए, पर तुमने काम में लापरवाही की। अब तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे अब यह नौकरी करनी भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। ये स्कूल भूतिया हो चुका है। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक नरभक्षी चुड़ैल का बसेरा हो गया है। हाउ डेयर यू टॉकिंग नॉनसेंस? तुम स्कूल का नाम बदनाम करना चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से। स्कूल की घंटी बजने के साथ सभी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाती है और टीचर के आने के साथ बच्चे कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। बच्चे बेंच पर बैठते हैं कि अचानक सभी के बेंच पीछे खिसक जाते हैं और बच्चे जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर चुड़ैल टीचर के पीछे खड़ी हो जाती है और बच्चे डर कर कहते हैं, चुड़ैल, चुड़ैल। क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें चुड़ैल दिख रही हूँ? मैडम, आपके पीछे चुड़ैल है। क्लास टीचर पीछे मुड़कर देखती है कि अचानक चुड़ैल धुआं बनकर गायब हो जाती है। तो बच्चों बताओ, 2 साल तुमने घर रहकर क्या सीखा? मैंने तो गाना सीखा। पाया तोड़ा हाथर वाला था के जोड़ी सीटी गोल्डन चैन दिए जवान, कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम। राजू टेबल पर चढ़कर नाचने लगता है। तभी चुड़ैल उसे हवा में उड़ाकर प्रकट होकर कहती है, अरे वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज, क्या गाया तूने। जी तो करता है कि तुझको बादाम की रेत भरी भट्टी में झोंक दूं। चुड़ैल की शक्तियों से क्लासरूम का माहौल एकदम डरावना हो जाता है और लाइट जलने बुझने लगती है। तेज हवा के झोंके से सभी हिलने लगते हैं और राजू डर कर कहता है, इस चुड़ैल से डर लग रहा है। अरे जालिम चुड़ैल, छोड़ दे उसे। छोड़ दूं? ठीक है, छोड़ दिया। बेरहम चुड़ैल उसे नीचे गिराकर अदृश्य हो जाती है। नन्हे राजू के मुंह से बेतहाशा खून बहने लगता है और उसके साथ उसकी तड़प कर मौत हो जाती है। फिर आंचल कहती है, भागो बच्चों, सभी भागो, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। सभी चुड़ैल से जान बचाते हुए क्लासरूम से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं, जहां स्कूल प्रिंसिपल कहता है, मिस आंचल, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? आर यू ओके? प्रिंसिपल सर, हमारा स्कूल हॉन्टेड हो चुका है पूरी तरीके से। एक चुड़ैल ने स्कूल पर कब्जा कर लिया है। एक स्टूडेंट मिसिंग क्यों है? उस खूंखार चुड़ैल ने राजू को मार डाला। सभी डरे हुए थे। तभी चीखने की आवाज सुनकर सभी बाहर निकलते हैं तो चुड़ैल विक्रांत के कंधों पर सवार होकर हंसते हुए कहती है, आज मैं ऊपर, ये मेरे नीचे, आज मैं आगे, स्कूल मेरे पीछे। रुको, अगर आगे बढ़े तो इसके कंधे कंधा देने के लिए भी नहीं बचेंगे। Somebody help me, ये चुड़ैल मुझे मार देगी। विक्रांत, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रिंसिपल को आगे बढ़ता देखकर चुड़ैल भयंकर आंधी का बवंडर मचा देती है और प्रिंसिपल के कदम पीछे खिसकने लगते हैं। फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और प्रिंसिपल कहता है, विक्रांत, आर यू फाइन? यस सर, आई एम ओके। हमें जल्दी से ही कुछ करना होगा, वरना ये चुड़ैल सब कुछ तहस नहस कर देगी। हम संख्या में बहुत कम हैं। हमें चुड़ैल से निपटने के लिए लोगों की मदद लेनी होगी। सभी जन स्कूल से निकलकर गांव आकर चुड़ैल की दहशत का जिक्र बताते हैं और श्याम कहता है, मैंने आप सभी को चेतावनी दी थी कि स्कूल भूतिया हो चुका है,
आपके यकीन न करने की वजह से आज एक मासूम की जान चली गई। ये समय गड़ी मुर्दे उखाड़ने का नहीं है। वर्षों से स्कूल बंद था, इसलिए स्कूल में रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अंधेरा पाकर उस चुड़ैल ने स्कूल को अपना ठिकाना बना लिया है। देनु काका, क्यों न हम गांव के बाहर वाले जंगल को साफ सुथरा कर दें? हाँ चलो। सभी मिलकर चुड़ैल के लिए जंगल को साफ करके स्कूल पहुंचते हैं। चारों ओर काली रात और आंधी के बीच स्कूल के मैदान में उड़ रही चुड़ैल को देखकर वो कहते हैं, चुड़ैल छोड़ दे इस स्कूल को। कभी नहीं, ये मेरा अड्डा है। मैं पिछले 2 साल से यहीं रह रही हूँ। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, स्कूल से बच्चों का भविष्य जुड़ा है। हमने जंगल में साफ सफाई करके तुम्हारे रहने का प्रबंध कर दिया है। चुड़ैल आंटी, प्लीज आप चली जाओ। सभी की विनती सुनकर चुड़ैल पिघल जाती है और कहती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर अगर उस जंगल में किसी ने भी कदम रखा तो मैं उसे खा जाऊंगी। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अचानक मौसम भी एकदम शांत और साफ हो जाता है और भूतिया स्कूल दोबारा से बच्चों की शिक्षा का केंद्र बन जाता है।